परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? राम मंदिर का रास्ता साफ, कश्मीर में भी 370 खत्म और एक संविधान एक विधान लागू। अब देश में कॉमन सिविल कोड की बारी है। आजादी के बाद से ही विवादों में घिरे एक और मुद्दे के हल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल शुरू कर दी है। कॉमन सिविल कोड को लेकर देश में सालों से सियासत और वोट बैंक की राजनीति चलती रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि एक देश एक परिवार तो एक ही कानून भी होगा। लेकिन वोट बैंक पर सियासत करने वालों को यह रास नहीं आ रहा है। वोट बैंक की इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई राजनीति करता है तो बीजेपी और प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री ने मुस्लिम बैकवर्ड क्लासेस के लिए क्या काम किया? एक काम तो गिनाएं वो। प्रधानमंत्री जी, हिंदू मुसलमान का मसला ही नहीं है, ट्राइबल कस्टम्स का क्या करेंगे? विविधता भरा देश है ये। हिंदू धर्म के अंदर ही जितनी विविधता है आप उसको खत्म कर देंगे। राजीव गांधी जी साहवानो प्रकरण का निर्णय, उनने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल दिया था। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के तुरंत बाद खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बताने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। देर रात करीब 3 घंटे तक मैराथन बैठक चली और बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मंथन किया गया। सूत्र बता रहे हैं कि बैठक में फैसला लिया गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूसीसी पर अलग ड्राफ्ट बनाएगा। वरिष्ठ वकीलों, धर्म गुरुओं की राय से यह ड्राफ्ट बनाया जाएगा। इस ड्राफ्ट में शरीयत के जरूरी हिस्सों का जिक्र होगा और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ड्राफ्ट लॉ कमीशन को देगा। साथ ही बोर्ड के लोग लॉ कमीशन के अध्यक्ष से अलग से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो उसको हमें सबको ध्यान में रखकर एक ड्राफ्ट तैयार होना चाहिए, क्योंकि ये विषय खाली एक कम्युनिटी का नहीं है, किसी एक विशेष धर्म का नहीं है। सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के नारे पे रियल में, हकीकत में चलने की बात कर रही है, तो इन सारी सुझावों को, शिकायतों को, उनकी आपत्तियों को सरकार को एड्रेस करना पड़ेगा। मंत्री जी ने जो कहा है और भारतीय जनता पार्टी उस आधार पर आगे बढ़ेगी और हर स्थिति में प्रदेश में, देश में कानून का राज हो, सबके साथ बराबरी का सम्मान हो, ये स्थिति हम लोग आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के यूसीसी के बयान के कुछ देर बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और गृह मंत्री अमित शाह के बीच मुलाकात हुई। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि संघ और सरकार का एक धड़ा चाहता है कि मॉनसून सत्र में ही संसद में कॉमन सिविल कोड बिल का श्री गणेश हो जाए। सूत्र ये बताते हैं कि सरकार ये चाहती है कि आने वाले मॉनसून सत्र में इस बिल को टेबल किया जाए। हालांकि सरकार के सामने बहुत सारी तकनीकी दिक्कतें भी हैं, लेकिन सरकार की प्रायोरिटी है, सरकार का एक धड़ा चाहता है कि इस सत्र में ही इस बिल को टेबल किया जाए। हालांकि कॉमन सिविल कोड सिर्फ मुस्लिम समाज पर लागू नहीं होगा, बल्कि हिंदू धर्म के कई तबकों और आदिवासी भी प्रभावित होंगे। लेकिन विपक्ष को सबसे ज्यादा चिंता अपने वोट बैंक यानी कि मुस्लिम तबके की है। यह पहली बार नहीं है जब वोट बैंक के लिए देश के संविधान की भावना से खिलवाड़ किया गया हो। 1985 में जब सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानों को तलाक के बाद गुजारा भत्ता देने का फैसला सुनाया था, तब उस समय की राजीव गांधी सरकार ने 1986 में कट्टरपंथियों के सामने सरेंडर कर संसद से कानून बनाकर फैसले को पलट दिया था। ऐसे में सवाल यही है कि अगर किसी नियम और कानून से देश में एक समानता आएगी और विवाद खत्म होने और इंसाफ का रास्ता साफ होगा, तो सिर्फ वोट बैंक और कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए कॉमन सिविल कोड का विरोध क्यों किया जाए। मनीष यादव के साथ रविकांत राय, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो डिटेल में रिपोर्ट आपने देखी। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपको मिलवाते हैं। विश्वास पाठक जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही स्वामी चक्रपाणी महाराज हिंदू धर्मगुरु हैं, वो भी इस चर्चा में शामिल हैं। अश्विनी दुबे जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। दानिश कुरैशी जी AIMIM के प्रवक्ता हैं और सैयद मोहम्मद अतीक प्रवक्ता हैं मुस्लिम लीग के। आप सभी का बहुत स्वागत है।
दानिश कुरैशी जी, क्या दिक्कत, क्या आपत्ति है, जरा बताइए। नहीं, अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो देश का कल्चर है उसके खिलाफ प्रधानमंत्री जी को या भारतीय जनता पार्टी को अपनी पॉलिटिक्स से क्या आपत्ति। मुझे तो ये समझ में नहीं आता। मुझे तो ये तो समझाइए जरा कि हमारे देश का जो कल्चर है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स के अंदर में आर्टिकल 29 का जो जिक्र है, जो हमारा कल्चरल राइट है, उसको आप कैसे डिस्क्रिमिनेट करेंगे बताइए। आप इस कानून के आधार करेंगे क्या? इसको निकाल देंगे आप? अच्छा, ये आप फंडामेंटल राइट्स की बात आप कर रहे हैं, तो अधिवक्ता हमारे साथ में, उनसे हम बात कर लेंगे, लेकिन इस बारे में जरा बताइए कि यूसीसी पर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वक्त वक्त पर टिप्पणी की गई है, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो एक बात ये भी पूछ रहा हूँ कि देश के अंदर में 50% जो महिलाओं को वो मिलना चाहिए राइट्स, हमारा जो मुल्क का जो कानून है उसके मुताबिक, तो चुनाव में तो नहीं मिल रहा। उस पर क्या प्रधानमंत्री जी बोलेंगे कुछ या करेंगे कुछ? दूसरे नंबर की बात मैं करता हूँ, सुनिए मेरी बात। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है हमारे मुल्क का, इलेक्शन कमीशन इस पर कब बोलेगा कि जिस तरह से मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? मैंने देखिए आपसे क्या पूछा, यूसीसी पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वक्त वक्त पर जो टिप्पणी की गई है उस पर आप क्या कहेंगे? तो ये जिम्मेदारी भारत सरकार की नहीं है। मुझे ये बताइए, जो मैंने आपको पूछा, ये क्या गैर? अरे तो मेरे को देखिए, आज यूसीसी पर जब जो मुद्दा हो रहा है उस मुद्दे से अगर आप डिरेल करने की कोशिश करेंगे, मैं तो आपको वापस लाऊंगा। सुनिए, आपके लिए मुद्दा हो रहा है, परेशानी क्या है कि आपके लिए एक राजनीतिक मुद्दा है, दिक्कत है, लोगों के लिए वो परेशानी है। अरे तो लोग कौन? लोग कौन लोग? रेफरेंडम। अच्छा, सुनिए दानिश कुरैशी जी, मेरी बात सुनिए। जब शुरुआत में चर्चा की शुरुआत हुई यूसीसी पर हुई, तो अगर आप यूसीसी पर अगर आप रहेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा और सुनने वालों को भी अच्छा लगेगा। इसलिए मैं ये पूछ रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट की बार बार टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को कैसे देख सकते हैं? मेरी बात सुनिए, हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के नजरिए से देखा जाएगा। तो क्या हमारे कल्चरल राइट्स नहीं है? हम आपसे ये कह रहे हैं, और मैं तो ये कह रहा हूं, सुनिए मेरी बात, सरकार जो है, भारत सरकार, इस पर रेफरेंडम ले ले, मुसलमानों का भी ले ले, हिंदुओं का भी ले ले, ईसाइयों का भी ले ले, सबका रेफरेंडम ले ले, क्योंकि मसला तो अगर कल्चर का या रिलीजियस कुछ मामला है तो आप उसी पर बात करेंगे ना। आपको तो ठीक है, ये आपने बात करी। एक बार सबके पास दोबारा आऊंगा। अश्विनी दुबे जी, ये बताइए, फंडामेंटल राइट्स की बात यहां पर होने लगी है, एक अधिकार की बात कोर्ट यहां पर करता है, सरकार यहां पर करती है कि एक देश एक कानून, लेकिन यहां पर बोलते हैं कि हमारे अधिकार हमसे छीन लिए जाएंगे। आप बताइए कानूनी भाषा में। देखिए हिमांशु भाई, अनुच्छेद 29 तो शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के लिए और जो किसी भी व्यक्ति के जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके हितों के संरक्षण की बात करता है। ये एक रूपता लाने में कहां वहां बाधा है? अनुच्छेद 44 भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। और दूसरी बात यह है, भारत के संविधान का प्रीएम्बल अगर हम उठा करके देखें तो वो प्रीएम्बल के अनुरूप होगा हमारा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, क्योंकि वो खुद भी एक तरह से कहता है कि इस देश के सभी नागरिक एक है। सभी नागरिक एक है, तो दो तरह से कानून कैसे होंगे हिमांशु भाई? एक कानून जहां कोडिफाइड लॉ है, जहां पर संपत्ति को लेकर, तलाक को लेकर, उत्तराधिकार को लेकर एक तरह का कानून है, और जहां दूसरी तरफ वही विविधता है। तो विविधता वाला जो कानून है उसको कोडिफाई करने की जरूरत है। और आर्टिकल 29 कहीं ये पार नहीं करता है, कहीं नहीं कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आएगा। आर्टिकल 29 तो आपको जो शिक्षा का अधिकार है, आपके माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है, उन इंस्टीट्यूशंस के चलाने की बात है। इंस्टीट्यूशन की बात तो हो ही नहीं रही है, शिक्षा की बात तो हो ही नहीं रही है, मदरसों पर तो अटैक हो नहीं रहा है, मिशनरी स्कूलों के ऊपर तो कोई ऐसी बात हो नहीं रही है कि उनको रोक दिया जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है, एक समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए, एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने में एक रूपता की बात करेगा। अच्छा, ये हिमांशु भाई 30 सेकंड और लूंगा। अच्छा, जल्दी से लीजिए। हाँ, ये कोई पहली बार नहीं है। जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में थे तो उन्होंने 1835 में अपने रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, जिसमें अपराधों, सबूतों, अनुबंधों जैसे विभिन्न विषयों पर भारतीय कानून के संहिताकरण में एक यूनिटी लाने की बात पर बल दिया था। लेकिन बाद में उस बात को उस समय लागू नहीं कर पाए। फिर जब हमारा संविधान बनने लगा, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने कोशिश किया, लेकिन इसी तरह से जो लोग हैं जो नहीं चाहते कि यूनिफाइड कोडिफाइड लॉ, फिर विरोध शुरू हुआ। तो इसीलिए आर्टिकल 44 छोड़ा गया कि बाद में सरकारें अपने हिसाब से इसको लागू ठीक है। बहुत डिटेल में आपने यहां पर बात बताई, लेकिन सैयद मोहम्मद अतीक जी, मेरे को यह बताइए कि आप लोगों की भी बैठक हुई, आप मुस्लिम लीग के प्रवक्ता हैं, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आप यूसीसी के पूरी तरह से विरोध में हैं, और अगर विरोध है तो किन पहलुओं पर है?
देखिए हिमांशु जी, हमेशा से मुस्लिम लीग कॉमन सिविल कोड के खिलाफ रही है और हमने 1 करोड़ से ज्यादा दस्तखत पहले ही करा के राष्ट्रपति को भेजे थे। और अब जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि तकरीबन वो 5 लाख जो है आपत्तियां तो जरूर भेजेगी। मैं तो कहता हूं कि मैं अपनी पार्टी की तरफ से ज्यादा हम तो 1 करोड़ दस्तखत ऑलरेडी करा के भेज चुके हैं। अच्छा, दूसरे ये है कि अभी जो हमारे एक्सपर्ट जो कानूनी एक्सपर्ट कर रहे थे कि भारत में सबका अधिकार समान है और ये समान, अभी आप ही खबर चला रहे हैं कि बद्रीनाथ से 45 किलोमीटर दूर ईद उल अजहा का त्यौहार मनाने की मीटिंग हुई है। वहां पर बद्रीनाथ के करीब बकरीद नहीं मनाई जा सकती। आप बताइए ये किस अधिकार के तहत कहा जा रहा है कि 45 किलोमीटर दूर आप जाके बकरीद मनाएंगे? ये समान अधिकार है, ये समान अधिकार है। यही है, ये भागवाकरण हो रहा है, यूसीसी नहीं आ रहा है, ये भागवा कानून हम पर थोपा जा रहा है जिसमें से हमारे सारे के सारे हमारे पर्सनल लॉस को खत्म करने की कोशिश है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को खत्म करने की कोशिश। भाई ये बात बताइए, मैं एक रिपोर्ट यहां पर देख रहा था क्योंकि जब डिबेट पे बैठते तो उससे पहले थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है क्योंकि आप जैसे विद्वान लोग आते हैं। तो मुझे ये बताइए कि एक जिक्र किया गया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट इन जैसे देशों में यूसीसी पहले से लागू है और सबके लिए है, तो यहां पर उसको लेकर इतनी आपत्तियां क्यों? अतीक भाई, क्या भारत का सिनेरियो उन मुल्कों की तरह है? वहां इतने जनजातीय लोग हैं, वहां इतने धर्म हैं, वहां इतने मजहब हैं, वहां इतने पंथ हैं, वहां इतनी भाषाएं हैं। आप जब जो है बात होती है, जब आपके पास लाजवाब हो जाते हैं तो आप पाकिस्तान चले जाते हैं, इंडोनेशिया चले जाते हैं। यही तो दिक्कत है। भारत के मुसलमानों के भविष्य का फैसला भारत का कानून करेगा, भारत की संसद करेगी। भारत में बैठे हुए महान अलग अलग मुद्दों पर तो आप लोग भी कंपेयर करते हैं ना इन देशों से भारत को, इसीलिए अलग अलग मुद्दों पर आप लोग भी कंपेयर करते हैं ना इन देशों से भारत को, इसीलिए एक एग्जांपल देना यहाँ पर जरूरी था। सबका रिएक्शन में जान लेता हूँ, एक बार सबका रिएक्शन में जान लेता हूँ, दोबारा से मौका आएगा आप लोगों के पास, एक बार सबका रिएक्शन जान लेता हूँ, एक बार सबका। स्वामी चक्रपाणी जी, सुना आपने, जवाब दीजिए क्यों जरूरी है यूसीसी? जी बिल्कुल जवाब दूंगा। सवाल यह है, वर्तमान में जो समान नागरिक संहिता की विषय चल रहा है, इसमें सबसे बड़ा कोई खलनायक है, सबसे बड़ा किसी ने पाप किया है तो है कांग्रेस पार्टी। क्योंकि जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया, 14 अगस्त 1947 को टुकड़े होकर पाकिस्तान बन गया जो मुस्लिम राष्ट्र हो गया, तो भारत को भी उसी समय हिंदू राष्ट्र बन जाता तो ये समस्या हमेशा खत्म हो जाता। न दानिश कुरैशी जी न सैयद मोहम्मद साहब जी आज बोलते कि जी हमें बराबर का अधिकार दिया जाए। आप देखो, एक तरफ तो पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र हो गया, अलामा इकबाल और जिन्ना चिल्ला करके नहीं हम इसमें नहीं रह सकते, हमें अलग राष्ट्र चाहिए, उनको मिल गया। और दूसरी तरफ बीच में ना बोलो भाई, बीच में मैं नहीं बोलता हूँ। अरे भाई बीच में सुन लीजिए मेरी, उसके बाद बोलिएगा। और हिमांशु जी आप देखिए, आज समान नागरिक संहिता पे यानी बराबर का अधिकार की बात हो रही है, तो ये उस पे भी आपत्ति कर रहे हैं कि बराबर नहीं। पाकिस्तान के हिंदुओं से पूछिए ना, जो आजादी के समय जो है जब बंटवारा हुआ 20% थे, आज 1% से कम हो गए। और यहाँ पे ये 4 शादियां करेंगे और हिंदू के लिए बना दिया कि एक दूसरे करेगा तो चलिए बार-बार 3 4 शादियों की बात हो रही है। पाठक जी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही यूसीसी का मुद्दा उठाते हैं, पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं, उसके बाद बैठकों का दौर शुरू हो जाता है, रिएक्शन पर रिएक्शन। क्या लग रहा है, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, सभी मैं डिबेटर्स का सुना, मैं कहना चाहता हूं कि नवंबर 1948 के डॉक्टर विश्वास पाठक जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ, केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो, और उसके बाद में अभी 2019 में 10 बार सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग टिप्पणी में यही कहा है कि क्या ये आर्टिकल 40 सिर्फ कागज पे रह जाएगा, यहाँ पर हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाना जरूरी है, ऐसा बार-बार कहा। इसलिए भी ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बार-बार कहा गया है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का आपने यहां पर जिक्र किया है और पसमानदा मुसलमानों की भी यहां पर बात हो रही थी, इसीलिए बहुत से लोग ये बात भी उठा रहे हैं, दानिश कुरैशी जी, कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पसमानदा मुसलमानों की बात करी और तभी से इसीलिए ओवैसी साहब थोड़ा सा डरे हुए हैं क्योंकि उनको अपना वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है और इसके इसीलिए प्रहार पर प्रहार, जोरदार प्रहार हो रहे हैं। देखिए, ये जो भाषा जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस्तेमाल करते आई है, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा हूं कि दिक्कत इनको वो परेशानी नहीं है कि देश की क्या जरूरत है। सियासत इस तरीके की हो रही है कि भाई देश में मुसलमानों को या और जो भी कम्युनिटीज हैं
उनको किस तरीके से मतलब ये पॉलिटिसाइज करके उनका वो करने की जरूरत है। मुझे आप ये बता दीजिए, क्या देश के अंदर में क्या प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो ओवैसी साहब के उस पे टिके हुए हैं, तो इसलिए उनको टेंशन हो जाता है। सवाल मुझे तो ये आता है कि मैं तो आपसे पहले पूछ रहा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैंने पूछा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, चक्रपाणी महाराज जी भी बात कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान ये बन गया, बांग्लादेश वो बन गया, तो फिर आप सीधे सीधे कह दीजिए ना कि यूसीसी नहीं चाहिए हमको, तो हिंदू राष्ट्र चाहिए, आप उसकी बात करिए। तो वो जो उनके दिल के जो वो बाल है उसकी बात करने की जरूरत है। तो आप देखिए बीच में मत बोलिए, अरे 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 चक्रपाणी महाराज बीच में मत बोलिए। अरे आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, आप सुन तो विरोध करेगा वो पाकिस्तान जाएगा, उसको भारत में क्या स्थान भाई, पाकिस्तान उसके लिए चले जाओ। पाकिस्तान, अरे 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 हिंदुस्तान किसी की जागीर है नहीं, आपके कहने से चला जाएगा। सुनिए मेरी बात, आप ये जहन से निकाल लीजिए। सुनिए हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मुसलमानों का है, ये याद रखिएगा। और देश में नहीं, इसीलिए तो सुनिए ना कुरैशी जी एक मिनट, स्वामी चक्रपाणी जी एक मिनट रुक जाइए प्लीज। स्वामी चक्रपाणी जी एक मिनट रुक जाइए। दानिश कुरैशी जी, आपने कहा कि सबसे ज्यादा योगदान मुसलमानों का है, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों की बात करते हैं, पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं, तो ओवैसी सीधे नाम लेकर अटैक करते हैं, ओवैसी पर्सनल हो रहे हैं, और इसीलिए आप टैग भी कर रहे हैं। अरे लाइए, सुनिए मेरी बात, इसीलिए टैग भी कर रहे हैं आप। 50% आरक्षण जो है महिलाओं का लेकर आइए, सुनिए ना, देखते हैं हम क्या करेंगे। नहीं, मुझे ये बताइए कि अब सीधे हर मुद्दे पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र जाते हैं तो वहां पर भी ओवैसी साहब टैग कर देते हैं, ट्वीट कर देते हैं। कल जैसे ही पसमानदा मुसलमानों की बात हुई तो सीधे टैग कर दिया, ट्वीट कर दिया, सीधे पर्सनल हो रहे हैं। उसके पीछे की वजह जानना चाहता हूं, क्यों? मैं बताऊं आपको। देखिए, क्योंकि दरअसल दिक्कत क्या है, एक मिनट चक्रपाणी जी, एक मिनट। मोदी जो है, सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है, जो बातें ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, सुनिए मैं तो आप, अरे चक्रपाणी जी एक मिनट रुक जाइए। संख्या कानून से अगर आपत्ति हो पाकिस्तान चले जाए ना, आपके पूर्वज ने पाकिस्तान आपके लिए बना दिया, हमारे लिए जिन्ना के साथ तो आप चले गए थे, आजादी से पहले जिन्ना के साथ तो आप चले गए थे। आप तो लाहौर में सत्ता बना रहे थे उनसे, बंगाल में सत्ता बना रहे थे उनसे। आपको जाना चाहिए, आपके मौसेरे भाई हैं, आपके मौसेरे भाई हैं, आपको बड़ी मोहब्बत थी, आपको बड़ी मोहब्बत थी जिन्ना से। आज नफरत हो गई, सुनिए आज नफरत हो गई उनसे। अब देखिए, इससे कोई हल नहीं निकलने वाला। एक मिनट, दोनों को शांत करा दीजिए। मैं इससे हल नहीं निकलने वाला, और चक्रपाणी जी जवाब और नहीं मिल पाएगा दानिश कुरैशी जी से। अगर आप ऐसे बहस करते रहेंगे तो जवाब और नहीं मिल पाएगा। अच्छा, सैयद मोहम्मद अतीक जी, पूछ रहा हूँ कि उनको पाकिस्तान बड़ा याद आता है। सैयद मोहम्मद अतीक जी, एक बात बताइए, यूसीसी में कहा गया है कि सबको बराबर का हक दे दिया जाएगा, तो अगर बहन बेटियों को सभी को एक बराबर का हक दिया जाता है तो इससे आपत्ति किसको होगी, किसको बुरा लगेगा? अरे महिला आरक्षण पे आप, मैं तो कह रहा हूँ ना, आप करिए। एक मिनट दानिश कुरैशी जी, आप लोग आपस में ऐसे करते रहेंगे, इसलिए मैं अतीक साहब के पास आ गया। किस बराबरी? हाँ जी, आप किस बराबरी की बात कर रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। बहन बेटियों के क्या इस्लाम ने बराबरी का हक नहीं दिया? आप ये करना चाहते हैं, आप ये पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि इस्लाम में बराबरी का हक नहीं है। कौन कहता है कि बराबरी का हक नहीं है? आप प्रधानमंत्री बताएंगे कि मैंने जैसे मैं एक पर्सनल एक बात बता रहा हूं कि बहुत से लोग मेरे ऐसे भाई हैं, भाई बंधु हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, दोस्त हैं, तो वो लोग भी नहीं चाहते हैं कि कई बार जब उनसे बात होती है व्यक्तिगत तौर पर कि उनकी बहन हो या उनकी बेटी हो वो किसी की तीसरी या चौथी पत्नी बने। हर मामले पर मैं बात कर रहा हूं, इसीलिए देखिए बहुत सारे अतीक साहब से बात कर रहा हूं। एक मिनट कुरैशी जी, सारे वो सारे के सारे राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के लोग हैं। पक्का सच्चा मुसलमान कोई भी ऐसा नहीं है जो इसके खिलाफ जा सकते हैं। और दूसरे ये, अच्छा सच्चा मुसलमान जो होगा, सच्चा मुसलमान होगा वो इसके खिलाफ नहीं जाएगा। एक मिनट, सच्चा मुसलमान इसके खिलाफ नहीं जाएगा अतीक साहब? बिल्कुल अपनी शरीयत के खिलाफ नहीं जाएगा, कभी भी वो नहीं चाहेगा कि हमारी शरीयत मदाखलत। सुनिए ना, अगर आपको बुरा ना लगे अतीक साहब, सैयद मोहम्मद अतीक साहब, अगर आपको बुरा ना लगे, सैयद मोहम्मद अतीक साहब, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको ये बात गवारा होगी कि आपकी बहन या फिर आपकी बेटी किसी की तीसरी या चौथी पत्नी बने? क्या आपको अच्छा लगेगा?
अरे जरूरत के एतबार नहीं, अगर शरीयत का ये वो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, सीधा बोलिए आप, सीधा बोलिए। अब यहाँ पर आप सीधा बोलिए, कट टू कट बोलिए, कट टू कट बोलिए। क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपकी बहन या बेटी अगर किसी की तीसरी चौथी पत्नी बनेगी तो? जवाब मिल गया ना आपको? नहीं, स्पष्ट भाषा में बोलिए ना। और ये बताइए, हकलाने लगे, सुनिए, जो अपनी पत्नी को हक नहीं दे रहा है उसको आपको हकलाने लगे। जो बस यही बात है कि यहाँ पर जब आपकी बहन बेटियों की बात हुई, जब यहाँ पर बराबर की हक की बात हुई, तो आप दूसरे मामले पर चले गए। मैंने साफ आप खुलकर बोलिए कि आपत्ति नहीं होगी आपको। मैंने साफ साफ आपको जवाब दिया है। आपको गवारा है इस बात का? आप मेरे जवाब आपको गवारा है इस बात का कि आपकी बहन या बेटी तीसरी या चौथी किसी की पत्नी बने, आपको कोई आपत्ति नहीं होगी? दिल पे हाथ रख के बोल दीजिए। पूरे देश के शरीयत में कोई प्रावधान जो है वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी मुसलमान को। सवाल यह है, 4 सेकंड की खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। ये आप शरीयत का हवाला देते हुए कह सकते हैं, लेकिन जब बात घर की आती है ना, जब बात घर की आती है तब लोग बात बिलबिला जाते हैं। इस तरह की भाषा को उन्होंने कभी साथ में रखा ही नहीं। चलिए यही, हाँ एक मिनट अश्विनी दुबे जी, अश्विनी दुबे जी, हिमांशु जी कोई बिल बिलाता नहीं। अतीक साहब कह रहे हैं, सैयद मोहम्मद अतीक साहब कह रहे हैं कि उनको इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि ये पॉइंट भी उन्होंने उठाया कि बराबर का अधिकार दिया जाता है शरीयत में बेटियों को। क्या ऐसा है? कानून के सम्मत पूछ रहा हूं। यहां पर जो पर्सनल लॉ है, पर्सनल लॉ के मुताबिक भरण पोषण के लिए, पर्सनल लॉ के मुताबिक जो तलाक का मामला है, पर्सनल लॉ के मुताबिक जो शरीयत के मुताबिक सक्सेशन वो डील होता है। भारत के कानून में लिखित संहिताबद्ध कानून के मुताबिक तो कुछ होता ही नहीं है। और यूसीसी लागू अगर हो गया तो धार्मिक स्थलों के अधिकारों पर भी असर पड़ेगा। मंदिरों का प्रबंधन अगर सरकार के हाथों में है तो फिर मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा का प्रबंधन भी सरकार के हाथों में होगा। बहुविवाह पर रोक लगेगी, लड़कियों की शादी की आयु बढ़ाई जाएगी ताकि वे शादी से पहले ग्रेजुएट हो सके। लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन जरूरी होगा। माता पिता को सूचना दी जाएगी। उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर का हिस्सा मिलेगा, चाहे वो किसी जाति धर्म के हो। एडॉप्शन सभी के लिए मान्य होगा। दानिश कुरैशी जी, अच्छा नहीं लगता कि अगर ये सबके लिए बराबर का होगा, एडॉप्शन से लेकर सब बराबरी के हकदार की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, हाँ जी बोलिए। सुनिए, सबसे बड़ी बात क्या है, अश्विनी दुबे जी जो बातें कह रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं, हालांकि मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बेसिक बात बता दूं कि हमारे यहाँ लड़की की शादी जब होती है तो उससे पूछा जाता है, उसको पूछा जाता है कि क्या आप निकाह कबूल करती हैं। मतलब आप जब कबूल करते हैं वो सारे सर्कमस्टेंसेस आ ही जाते हैं, उसमें सारे कानूनी प्रावधान ही है। नई बात क्या कर रही है? और सुनिए मेरी बात, मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि जब आप समानता की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे ये बताइए ना कि 33% महिलाओं को क्यों असमानता दी जा रही है? आप करिए ना 50%। अच्छा नहीं तो क्या आप ये चाहते हैं कि इस एज में शादी होनी चाहिए? इस एज में शादी होनी चाहिए, ये बताइए। क्या कह रहे हैं? तो क्या आप ये चाहते हैं कि इतनी कम एज में शादी होनी चाहिए? आवाज आपकी वो हो रही है। क्या आप ये चाहते हैं कि इतनी कम एज में शादी होना चाहिए जो कहा जाता है, हवाला दिया जाता है शरीयत में? मैं यूसीसी की बात कर रहा हूं। आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। 16 साल की उम्र की शादी की बात की जाती है ना, क्या आप चाहते हैं कि 16 साल की उम्र में शादी हो जानी चाहिए? नहीं, मुझे ये बताइए 16 साल की उम्र में किसकी शादी हुई? आपके जान पहचान में कोई है? अरे मैं क्या कह रहा हूं, आप जो आपके मौलाना मौलवियों के जो बयान आते हैं वो तो खुलकर ये बोलते हैं ना, वो तो इसका विरोध करते हैं। शफीकुर रहमान एसटी हसन साहब क्या कहते हैं कि यूसीसी आ जाएगा तो तीसरी और चौथी शादी का हक आपसे छीन लिया जाएगा। ऐसे तो भड़काया जा रहा है। अरे देखिए क्या भड़काया जा रहा है वो छोड़ दीजिए। आप प्रोपोगेंडा करेंगे तो सारी चीजें आएंगी। मतलब मैं बयान की बात कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ऑथेंटिक बयान की बात कर रहा हूं मैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं। आप सारे हिंदुस्तान की बात करेंगे, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं। शफीकुर रहमान एसटी हसन ने नहीं कहा ये कि अगर यूसीसी आ गया तो तीसरी चौथी शादी होने का हक आपसे छीन लिया जाएगा। बताइए अरे कौन है वो? मेरी बात, यूसीसी आ गया, तीसरी चौथी शादी की बात, मैं आपको ये कहता हूं कि किसी की कोई कल्चरल अगर वो है, अरे कैसे रखेंगे उसको? बस अब जब कहीं पर्सनल आता है तो वो कल्चरल हो जाता है। कुरैशी साहब यही मैं कह रहा हूं, क्या कहेंगे आप कि ये सबके लिए सही लगता है, लेकिन जब घर परिवार की बात आती है तो वहां पर ये बड़ी आपत्ति हो जाती है, वहां पर तकलीफ हो जाती है। वो मेरे लिए भी लागू है, वो मोहम्मद साहब के लिए भी लागू है, सबके लिए लागू है जो शरीयतन है। सुनिए मेरी बात, शरीयत देखिए हम सब धर्म की इज्जत करते हैं, लेकिन जब यूसीसी की बात आती है, जिन चीजों की हमें तो कोई एतराज नहीं है, आपको एतराज है तो रखिए, अपने पास रखिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। अरे लेकिन आप देश में रह रहे हैं भाई, आप देश में रह रहे हैं। और मेरे को एक बात और बताइए। देखिए अच्छा मेरे को एक बात और बताइए। देखिए अच्छा सुनिए ना, मोहम्मद अतीक साहब,
देखिए एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। संविधान के अनुच्छेद 44 में यह कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। अब देखिए शाहबानो प्रकरण 1985 में यह कहा गया था कोर्ट की तरफ से, यह बहुत दुख का विषय है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 एक मृत अक्षर बनकर रह गया है। सरला मुद्गल केस में यह कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत व्यक्त की गई संविधान निर्माताओं की इच्छा को पूरा करने के लिए और कितना वक्त लगेगा। जॉन बलवत्तम केस 2003 में इसकी बात की गई है। शायरा बानो केस 2017 में इसकी बात की गई है। अब शाहबानो पे इतना चिंतन करने वाले बस अब देखिए यूसीसी से डिरेल करेंगे, मैं इंफिनिटी बना दूंगा, घूम के आपको पॉइंट पे ही आना पड़ेगा, आपको घूम के पॉइंट पे ही आना पड़ेगा, यूसीसी पर ही आना पड़ेगा। अश्विनी दुबे जी एक पॉइंट और उसके, अच्छा चलिए ठीक है, पहले चक्रपाणी जी से जवाब ले लेता हूं। चक्रपाणी जी सुन लिया आपने कि भाई हमारे पर भी लागू होता है और हम तो इसका पालन करेंगे खुलकर। देखिए सवाल इस बात का ये है कि इनको ये समझ में क्यों नहीं आता है कि एक तरफ पाकिस्तान में हिंदू बेचारे अपने अधिकार के लिए परेशान हैं, यहाँ पे इनको अधिकार दिया जा रहा है, बेटी बहनों मुस्लिम बेटी बहनों को अधिकार। आखिर 3 तलाक से हिमांशु जी किसको लाभ हुआ? मुस्लिम बेटी मुस्लिम बहनों को। अरे कुरैशी जी बीच में आप टीवी की हाथ मत करो भाई, हमें बोलने दो, आप बोलते हो मैं नहीं बोलता हूं। शुरुआत में दानिश कुरैशी जी से बात हो रही थी तो बड़े संयम से बात कर रहे थे, लेकिन जब वो सवाल पूछ लिया गया तो अब देखिए यहाँ पर कैसे गुस्सा निकल रहा है। की बात कर रहे हैं। देखिए इधर आइए, होना स्वाभाविक है। हिमांशु जी मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सम्मान के साथ पाकिस्तान में नहीं आना है, हिंदुस्तान में आना है। हिमांशु जी थोड़ा चुप कराइए इनको। जब टीका लगता है ना बच्चे को, जब कोई इंजेक्शन लगता है, टीका लगता है बच्चे को तो बच्चा रोता है, चिल्लाता है, लेकिन टीका उसके लिए जरूरी होता है, जबरदस्ती माँ बाप लगाते हैं। उसी तरह टीका कितना भी चिल्लाओ लगेगा और सरकार और देश पाकिस्तान में जाके लगाएंगे क्या? हर वक्त पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। अरे आपके पास हिंदुस्तान के लिए कुछ है भी? हिंदुस्तान में आपको लगेगा। इस दौरान एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर बता दें, यूसीसी पर वीएचपी ने सरकार को सुझाव दिए हैं। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से सुझाव दिए गए। वीएचपी का महिलाओं के अधिकारों पर अधिक जोर है। तलाक, संपत्ति, शादी के मुद्दे यूसीसी में शामिल हो। एलजीबीटी लिव इन रिलेशनशिप बाहर हो। ये विश्व हिंदू परिषद की तरफ से सुझाव दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। विश्वास पाठक जी, देखिए पिछली बार आपकी आवाज नहीं आ पाई थी, लेकिन अब मैं उम्मीद है कि आपकी आवाज सही आ रही होगी। देखिए पहले 370 की बात की, वो गया, फिर राम मंदिर की बात की, वो गया, चुनावों से पहले यूसीसी की बात आ रही है, तो हम देख रहे हैं जगह जगह हंगामा बरपा हुआ है। अब हंगामा क्यों बरपा हुआ है ये अब समझ ही रहे हैं जब डिबेट में बात हो रही है। तो अब बताइए कब तक चलेगा ये सब? मुझसे पूछ रहे हैं? बिल्कुल पाठक जी। देखिए 1973 में केशवानंद भारती का जो प्रकरण था, 1985 में शाहबानो, और अभी 1919 में जो जोश और ऐसे 10 ऐसे ये इश्यूज थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़े क्लियरली कहा कि हमें आर्टिकल 44 के तहत यूसीसी लगाना जरूरी है। अब एक तरफ संविधान है और दूसरी तरफ हम लोग ठेकेदार है। हम ऐसा करेंगे ठेकेदार है। हम किस बात का विरोध कर रहे हैं? इस देश में आईपीसी है, इकोनॉमिक लॉज है, इनकम टैक्स है, ट्रैफिक रूल्स है, हम सब लोग मानते हैं। गोवा जैसा राज्य जहां पर यूसीसी शुरू से लागू है, सब ठीक चल। अच्छा ठीक है, अश्विनी दुबे जी ये बताइए, कि अब सभी लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, अपने अपने सुझाव यहां पर दे रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में क्या तस्वीर आपको नजर आ रही है? मैं लीगल एस्पेक्ट में जानना चाहता हूं आपसे। राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा मिलेगा, धर्मनिरपेक्षता की आधारशिला। हिमांशु भाई मैं 30 सेकंड में, बिल्कुल, संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राज्य है। लेकिन क्या भारत के नागरिक वास्तविक उस धर्मनिरपेक्षता का जो संविधान में कहा गया उसका आनंद ले रहे हैं? आजादी के दशकों वर्षों बाद भी अलग अलग धर्मों के अलग अलग पर्सनल लॉ ऐसी बात कहते हैं कि संविधान नहीं लागू है, और इसी वजह से ये जो मामले हैं वो लंबित रहते हैं, क्योंकि हर जगह जाति धर्मों में अलग अलग प्रावधान है, और इसीलिए जो जज है वो कहते भी हैं। आर्टिकल 21 एक तरफ से कोडिफाइड लॉ के लिए अलग जजमेंट देनी पड़ती है, अनकोडिफाइड शरीयत या बाकी जो पर्सनल लॉ उनके लिए अलग जजमेंट देनी पड़ती है। तो एक रूपता कहां से आएगी? समाज सुधार कहां से आएगा? अब समझिए अंबेडकर की अच्छा एक बात बताइए, सैयद मोहम्मद अतीक साहब, हम सब लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, अब एक भाई के लिए अलग कानून, दूसरे भाई के लिए अलग कानून, मान जाइए ना, क्या दिक्कत है? सब एक कानून में आते हैं, घर में आते हैं।
नहीं देखिए नहीं, आप बजिद क्यों हैं हमारे पर अपनी मर्जी थोपने के लिए? आप मैं तो यूसीसी थोपने के लिए आप हमारे पर बजिद क्यों हैं? नहीं, आप जब आपसे आपको कुछ करना देखिए, होता आम लोगों की जो बात है भाई और दोस्ती यारी सब कुछ आप करके कहने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन मुसलमानों की एक बात आपको समझ में नहीं आती है। आप मुसलमानों के खिलाफ जो है हर जगह प्रोपेगेंडा चलाते हैं, हर जगह भगवा ग्रुप जो है मुसलमानों को मार रहे हैं, उसके बाद भी हम भाई हैं। हम तो भाई नहीं हैं। आपने आज पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया, पाकिस्तान में भी आज मोदी हो रहा है। पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि भैया ऐसे प्राइम मिनिस्टर मिल जाए तो थोड़ा देश का थोड़ी तरक्की हो जाए। हालांकि वो उनकी बात है, मैं वो बात नहीं करूंगा। आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, लेकिन जब एक देश, एक संविधान की बात होती है, एक कानून की बात होती है, एक परिवार की बात होती है, तो मैं ये कहता हूं कि मैं भी उस परिवार में हूं, आप भी उस परिवार में हैं। और जब परिवार एक है तो कानून भी एक होना चाहिए। अब बाकी आप लोग आने वाले वक्त में क्या कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।